होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, उनके मासेस एक जैसे होते हैं। डाल्टन्स की थ्योरी में ये बात थी कि जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस एक जैसे हैं, आइडेंटिकल मासेस हैं। मगर बाद में पता चला कि जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो मासेस में एक जैसे नहीं है, उनके मासेस डिफरेंट हैं। और फिर उन एटम्स को नाम दिया गया आइसोटोप्स का। बेटा उन एटम्स के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया गया? आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बेटा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा मगर जो मास नंबर होगा वो चेंज होगा, उसको उनको हम कहते हैं, उन एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बेटा सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, but different mass number। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा जबकि जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की तादाद तो सेम होगी जबकि न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in their nuclei। उनके न्यूक्लियाई के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे मगर न्यूट्रॉन चेंज होंगे। अब देखो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, बेटा कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं 613, 612, 613 और 614। एटॉमिक नंबर देखो सेम है इनका, बेटा एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर चेंज है। इसको हम कहते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप। वैसे इसको कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, बेटा इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। किसी इंसान प्लेस की एज मालूम करने के लिए कार्बन 14 की मिकदार से मालूम होती है, इसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन 14 को। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है और जो मास नंबर है वो उनके चेंज है। मास नंबर 12, 13, 14। प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। बेटा प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर है, वो Z की वैल्यू है। प्रोटॉन इसके अंदर 6 है, प्रोटॉन इसके अंदर भी 6 होंगे और प्रोटॉन इसके अंदर भी 6 होंगे। इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, बेटा न्यूट्रॉन निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर देखो न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 12 में 6 माइनस करेंगे 6 और 13 है ये मास नंबर
और एटॉमिक नंबर 6 है तो 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन की तादाद देखो चेंज है, प्रोटॉन की तादाद सेम है, और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी 6 हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अच्छा, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। बेटा हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। एक है 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, और 1H3 ट्राइटियम रेडिएटिव। बेटा ये रेडिएटिव आइसोटोप है, ट्राइटियम 1H3। इसके अंदर प्रोटॉन 1, इसके अंदर भी प्रोटॉन 1, इसके अंदर भी प्रोटॉन 1। अच्छा, इसके अंदर न्यूट्रॉन निकलेगा 0, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 1 है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 2 होती है। इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी एंड सेम पोजीशन। इन पीरियोडिक टेबल और जो पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन होगी वो भी सेम होगी। जो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी पोजीशन होती है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम की या कार्बन 12, 13, 14 की, वो सेम होगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बेटा कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का जिक्र भी है इसमें कि भाई ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, निकेल के 5 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के भी 6 हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है टिन के जो है 11 आइसोटोप्स हैं। बेटा टिन के सबसे हाईएस्ट आइसोटोप्स है वो 11 है। वो बुक में लिखा हुआ थ्योरी में आप पढ़ लेना उधर से। बेटा बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें लिखे हुए कि किसके कितने आइसोटोप्स हैं। अब आते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। अब इनका परसेंटेज क्या क्या होगा बेटा? इनका परसेंटेज देखो 99.98 तक है। इसका जो परसेंटेज है 0.0156 है। इसका परसेंटेज होता है 4 × 10⁻⁻15। तो बेटा ये पता चलता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप कि किसका परसेंटेज कितना होगा। कार्बन 12 का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है और ये पता चलता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। जो बेटा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जो रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटोप्स की, का मतलब है किसका कितना परसेंटेज है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलता है। देखो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप या आइसोटोप के जो मासेस हैं उनको अलग करना, उनको सेपरेट करना, ये भी मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट करता है। बेटा इनके आइसोटोप्स को जो सेपरेट करता है, अलग करता है, वो भी मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप रिलेटिव एटॉमिक मास आइसोटोप्स के निकाल सकते हैं। बेटा देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।
डिफरेंट आइसोटोप्स के। अब उसके अंदर क्या होता है कि एलिमेंट को पहले वेपराइज किया जाता है, देखो पहले इसको वोलेटाइज करेंगे, पहले इसको हीट देंगे, वेपराइज में तब्दील करेंगे, वेपर्स में तब्दील करेंगे। अच्छा, वेपर्स में तब्दील करने के बाद हाई इलेक्ट्रॉन के जो बीम्स होते हैं बेटा, हाई इलेक्ट्रॉन्स के बीम, हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जरिए उसी वेपर्स को आयनाइज किया जाता है, उस गैस को आयनाइज किया जाता है। इसका मतलब पहले एलिमेंट को गैस में तब्दील किया जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स आपको मालूम करने तो सबसे पहले इसको वेपर्स में तब्दील कर दो, वेपराइज कर दो। वेपराइज करने के बाद हाई इलेक्ट्रॉन की जो बीम्स हैं उनके जरिए इसको आप आयनाइज कर दो, आयंस बन जाएंगे, केटाइन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, ठीक है। और फिर उनके मास टू चार्ज रेशियो के जरिए वो अलग हो जाते हैं, मास टू चार्ज रेशियो, क्योंकि मासेस तो अलग अलग हैं इनके, प्रोटियम का मास, ड्यूटेरियम का मास, ट्राइटियम का मास अलग है, या कार्बन 12, 13, 14 का मास अलग है। फिर मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो के जरिए उन आयंस को सेपरेट किया जाता है और फिर उनका एक ग्राफ बन जाता है। यहाँ से पता चल जाता है रिलेटिव अबंडेंस का कि कितना किसका परसेंटेज कितना है। अगर सपोज करते हैं नियॉन का मालूम करना चाहते हैं तो नियॉन का भी पता चल जाएगा, नियॉन 20, 21, 22। नियॉन जो है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, 20 है, 21 है, 22 है, तो उसका पता चल जाएगा कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितना है, मतलब 20 की मिकदार कितनी है। जो नियॉन के 20 आइसोटोप्स हैं उनका परसेंटेज कितना है नियॉन के अंदर, 21 का कितना परसेंटेज है, 22 का कितना परसेंटेज है, ये पता चलता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर को कोई डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये तो पता होना चाहिए कि जो रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स की या जो आइसोटोप्स के मासेस हैं उनको आइसोटोप्स को अलग करना जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए होता है। इसका मतलब है मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए एटॉमिक मास ये मालूम होता है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है, और उसके जरिए उसका परसेंटेज भी निकलेगा कि कितना किसका रिलेटिव अबंडेंस किसका है, कितना ज्यादा है, कौन सा आइसोटोप जो है उसका कितना परसेंटेज है। अच्छा, अब देखो 280 आइसोटोप्स, बेटा 280 जो आइसोटोप्स हैं वो समझे नेचर के अंदर मौजूद है। 280 आइसोटोप्स, टोटल जो आइसोटोप्स है 280 है, जिसके अंदर 40 आइसोटोप्स जो है रेडियोएक्टिव है। बेटा 280 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर 40 जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियोएक्टिव है। इसके अलावा 300 आइसोटोप्स ऐसे बनाए गए जो आर्टिफिशियल है मगर अनस्टेबल है। बेटा इसके अलावा है 300 जो आइसोटोप्स है वो उसके अलावा है जो अनस्टेबल है, जिसको रेडियोएक्टिव के जरिए बनाया गया, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के जरिए बनाया गया, मगर वो है अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड, आर्सेनिक, बेटा गोल्ड है, आर्सेनिक है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, उनके सिंगल आइसोटोप्स है। इनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो ये थोड़ा थ्योरी में पढ़ लेना, एक्चुअली ये टॉपिक पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी थोड़ा इनको रीड कर देना जरूरी है। तो कोई हो सकता है क्वेश्चन कभी कभी इस तरह भी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है बेटा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास, देखो नियॉन है उसका एवरेज एटॉमिक मास, कल भी हमने पढ़ा था एक टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास के हवाले से, मगर आज हम पढ़ते हैं नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो तो नियॉन के आइसोटोप्स हैं, इनका अबंडेंस दिया गया है कि कितना कितना परसेंटेज है इसका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है 10, 20, 21, एक है 22। बेटा नियॉन के देखो 3 आइसोटोप्स हैं और इनका परसेंटेज इसका है 90.92 और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए निकाले गए। बेटा इनके जो परसेंटेज हैं ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए निकाले गए, ठीक है। और उसके बाद नियॉन का है 0.2621 का,
और 22 का है 8.82%। अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। बेटा नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा वो फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि जो एवरेज है वो तीनों आइसोटोप्स का बेटा सम है। एवरेज में जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनके मासेस को हम सम करते हैं परसेंटेज की बुनियाद पर। अब देखो इसका परसेंटेज है 90.92, ठीक है 90.92। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास इसका 20, बेटा देखो नियॉन का एटॉमिक मास 20 है, इसका ये परसेंटेज है, प्लस नियॉन 21 का जो परसेंटेज है 0.26, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, प्लस नियॉन 22 का जो परसेंटेज है वो 8.82 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि टोटल जो आइसोटोप्स का होंगे उनका जो परसेंटेज होगा वो बेटा 100 है। अब इनका जो एवरेज निकलेगा, इनका बेटा जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा 20.18। जाहिर बात है इसके लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इस टाइप का प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है कोई आ जाए। हाँ कोई इस तरह हो सकता है जिसकी कैलकुलेशन आसान हो, इजी हो, वो अलग बात है, बाकी इस तरह का बेटा प्रॉब्लम नहीं आ सकता वैसे। हाँ या आ सकता है कि भाई इसका एवरेज किसके क्लोज होगा। बेटा देखो इसका एवरेज क्लोज होगा 20 के, क्योंकि जो नियॉन 20 है इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए इनका जो एवरेज आएगा वो देखो 20 के ज्यादा क्लोज है, देखो 20.18। ज्यादा नियरेस्ट किसके है? जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बेटा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम उनका जो एवरेज निकलता है, इन तीनों का जो एवरेज निकलता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वो 1.008 है। 1.008 मतलब किसके क्लोज? प्रोटियम के क्लोज। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जो बेटा पीएमसी के टॉपिक्स हैं। अच्छा पीएमसी के टॉपिक में अब आते हैं कंपाउंड की एनालिसिस। देखो कंपाउंड की जब एनालिसिस करते हैं, कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है उसकी आप एनालिसिस करते हो, तो एनालिसिस बेटा दो तरीके से होती है। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक देखो क्वालिटेटिव है और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको काइंड का पता चलेगा कि कंपाउंड में कौन से काइंड के एटम मौजूद हैं, कौन से टाइप के एटम मौजूद हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस समझे प्रैक्टिकल के अंदर भी है, जो हमारे इंटर के प्रैक्टिकल हैं उसके अंदर भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के हैं टॉपिक, जैसे डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट को डिटेक्ट करना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एक लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेक्शन होती है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तो एसेंशियल हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन की प्रेजेंस का पता चल जाता है। तो बेटा वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव में आपको पता चलेगा कौन से काइंड के एटम मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। या साल्ट एनालिसिस होती है, साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में आपको पता चलेगा कौन से साल्ट के अंदर कौन सा टाइप का केटाइन और कौन से टाइप का एनाइन मौजूद है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मतलब जो इंटर के प्रैक्टिकल्स हैं उनके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से काइंड के एटम्स मौजूद हैं कंपाउंड के अंदर। तो पहले ये होगा कि जो आपको कंपाउंड दिया जाएगा
जिसका आपको एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, तो सबसे पहले इसके आप करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से काइंड के एटम मौजूद है, डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स का पता चलेगा। एलिमेंट को डिटेक्ट करेंगे, एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो मौजूद है कंपाउंड के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम उनके मालूम करेंगे मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। बेटा मासेस ऑफ द एलिमेंट्स मालूम करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। ये जो आ जाता है, ये आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब अमाउंट निकालेंगे, उनका अमाउंट मालूम करेंगे। सपोज करते हैं कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कार्बन का भी कार्बन का भी मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। तो ये समझे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है, या उनका परसेंटेज निकालेंगे, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। तो इसका मतलब है कंपाउंड की जो एनालिसिस करते हैं उनके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है। बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से निकलेगा। एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से निकलेगा, जिनके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इन्वॉल्व होगी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला किसको जाहिर करता है, किसको शो करता है। द फार्मूला व्हिच शोज फार्मूला है जो शो करता है, जो जाहिर करता है, जो रिप्रेजेंट करता है। द फार्मूला व्हिच शोज या रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस, द फार्मूला व्हिच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बेटा फार्मूला है जो जाहिर करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of combining atoms, combining atoms in a compound। बेटा फार्मूला है जो जाहिर करता है, जो शो करता है, जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन ए कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये बेटा देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। बेटा ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो CH2 होगा, क्योंकि रेशियो को जाहिर करता है। बेटा जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है। इसमें देखो स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो 6 है। अगर 6 को हम सबस को डिवाइड कर देंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे ये 2 हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1:2:1। अच्छा, एसिटिक एसिड C2H4O2, क्योंकि बेटा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। जो एसिटिक एसिड है वो है CH3COOH, तो C2H4O2 हो जाएगा। बेटा एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C2H4O2। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा एसिटिक एसिड का, वही हो जाएगा CH2O। बेटा इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला वही हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके अंदर छोटी डिजिट देखो स्मॉलेस्ट नंबर
2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, CH2 1:2:1। अगर दो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम हो। सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम परसेंटेज कंपोजिशन, सेम परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है बेटा ग्लूकोज के अंदर कार्बन का परसेंटेज और एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन का परसेंटेज बराबर हो, हाइड्रोजन का परसेंटेज बराबर होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज बराबर होगा, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो परसेंटेज कंपोजिशन बेटा सिमिलर होगी, सेम परसेंटेज कंपोजिशन होगी। जिन कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, कंपाउंड डिफरेंट है मगर उनके अंदर जो परसेंटेज है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो एक जैसा हो। अच्छा बेंजीन, C6H6, देखो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन CH, बेटा बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला वो CH है, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, CH हो जाएगा। इथाइन C2H2 है, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH है 1:1। तो क्या होगा, सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज इथेन के अंदर सेम होगा, सेम परसेंटेज कंपोजिशन। जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो सिमिलर होगा, बेटा सेम परसेंटेज कंपोजिशन होगा क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सेम है इन कंपाउंड्स का। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बेटा सेम है, जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है और एम्पिरिकल भी H2 ही होगा। और इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 इसका भी वही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही होता है, सक्रोज का भी वही होगा। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, जैसे वाटर H2 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, एम्पिरिकल भी वही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी सेम होगा। सक्रोज है, C12H22O11, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मजीद। तो इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला बेटा सेम होंगे। अच्छा अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे? तो एम्पिरिकल फार्मूला is determined
एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। बाय द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। बेटा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से पता चलेगा, और इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होगी और क्वांटिटेटिव भी होगी। देखो इसके अंदर जो एनालिसिस इस्तेमाल होती है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी होती है। अच्छा, पहला स्टेप देखो, वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इन गिवन कंपाउंड। बेटा एलिमेंट की डिटेक्शन, एलिमेंट को डिटेक्ट करना कि भाई कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये आती है क्वालिटेटिव में। काइंड का पता चलेगा कि कौन से काइंड के एटम मौजूद है इसके अंदर, तो बेटा ये है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये, बेटा ये एनालिसिस है क्वालिटेटिव। उसके बाद है फाइंड आउट मास ऑफ द एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट के मास मालूम करना, जिन एलिमेंट का पता चला उनका अपने अमाउंट निकालना है, मास निकालना है, तो ये आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। बेटा ये आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें आपको क्वांटिटी का पता चलता है। अच्छा, जब आपने मास को कैलकुलेट कर दिया उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट का बेटा परसेंटेज निकालेंगे। मास कैलकुलेट करेंगे पहले एलिमेंट का, उसके बाद परसेंटेज। अच्छा, उसके बाद फाइंड आउट मोल रेशियो। बेटा मोल रेशियो निकालेंगे, और मोल रेशियो के लिए फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। बेटा जो एलिमेंट का परसेंटेज दिया गया है, जो एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है परसेंट, उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। एलिमेंट के परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, मोल रेशियो मिलेगा। और उसके बाद है फाइंड आउट सिंपलेस्ट रेशियो। क्या मालूम करेंगे हम? सिंपलेस्ट रेशियो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है मोल रेशियो उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो से या लोएस्ट मोल रेशियो से। बेटा जो सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है वो है मोल रेशियो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशियो। तो इस तरीके से हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। बेटा ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर एम्पिरिकल फार्मूला किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालते हैं,
बेटा देखो एम्पिरिकल फार्मूला किसी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालना चाहते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, तो उसके अंदर होती है कंबशन एनालिसिस, कंबशन करते हैं उसकी। कंबशन एनालिसिस से बेटा एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सपोज करते हैं ग्लूकोज है या और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद है, उसकी हम कंबशन करेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम कंबशन करते हैं तो दो चीजें मिलती है हमें, एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो जलेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन उसके अंदर मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी वाटर। तो और कंबशन जो एनालिसिस होती है कंबशन ट्यूब के अंदर। बेटा जो कंबशन एनालिसिस होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो कंबशन ट्यूब के अंदर होगी। एक कंबशन ट्यूब होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन में उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे हम ऑक्सीजन के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा ऑक्सीजन के साथ। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। और कंबशन ट्यूब के अंदर बेटा, कंबशन ट्यूब के अंदर दो और केमिकल इस्तेमाल होते हैं। देखो कंबशन ट्यूब के अंदर दो और कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, एक होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, मैग्नीशियम परक्लोरेट इस्तेमाल होता है बेटा, MgClO4 जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन में जितना भी वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन में जितना भी वाटर प्रोड्यूस हुआ है उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा MgClO4। मैग्नीशियम परक्लोरेट वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जो एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और दोनों का वेट बढ़ जाएगा बेटा, दोनों का वजन बढ़ेगा। मैग्नीशियम परक्लोरेट का भी वजन बढ़ेगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड के वजन में जितना इजाफा हो वो समझ जाए वाटर का वजन है, वो वाटर का वेट है, क्योंकि MgClO4 ने वाटर को एब्जॉर्ब करना है बेटा, MgClO4 वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 50% सॉल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और दोनों का वेट बढ़ेगा, दोनों का वजन बढ़ जाएगा, और जितने इसके वजन में इजाफा हो, ठीक है, MgClO4 के वजन में वेट में जितना इजाफा हो समझे वाटर का वेट है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के वेट में जितना इजाफा हो वो समझे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है। तो उसी से पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन के बाद कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और कितना वाटर मिला, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाएगा हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है बेटा मालूम हो जाएगा हमें। ये तीन चीजें चाहिए, मतलब सबसे पहले ये कि जिस कंपाउंड की आप एनालिसिस कर रहे हैं पहले सबसे पहले वेट उसका निकालें बेटा, जिस कंपाउंड की आप एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज करते हैं ग्लूकोज की आप एनालिसिस कर रहे हो, ग्लूकोज की आप कंबशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है सबसे पहले उसका वेट निकालना है और वो वेट नोट करना है। अच्छा, उसको डालेंगे कंबशन ट्यूब के अंदर, कंबशन ट्यूब के अंदर उसकी कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा, ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद वो बनाएगा दो प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसी कंबशन ट्यूब के अंदर, उसी कंबशन ट्यूब के अंदर जो MgClO4 है मौजूद, वो क्या करता है, MgClO4
ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH&O, बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑन कंप्लीट कंबशन in combustion tube produce CO2 and H2, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक बनाएगा CO2 और दूसरा बनाएगा H2। इन combustion tube MgClO4 is used to absorb H2। बेटा मैग्नीशियम परक्लोरेट ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एंड 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड which absorb CO2, ये क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और दोनों का वेट बढ़ेगा, और जितना भी इनके वेट में इजाफा हो, MgCl4 के वेट में जितना इजाफा हो वो समझे वाटर का वेट है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के वेट में जितना इजाफा हो समझे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है। इस तरीके से आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट चाहिए, एक चाहिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, और तीसरा चाहिए वाटर का वेट। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं एक डेटा आपको दी गई है, उसमें है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4.84 ग्राम। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास दिया गया आपको 4.84 ग्राम, 4. इसमें डेटा लिख देता हूं मैं। जीरो पॉइंट 0.54, ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास दिया गया आपको, और उसके बाद है मास ऑफ CO2 0.6369 ग्राम। मास ऑफ H2 ये गिवन है आपको CO2 का जो मास है 1.039 ग्राम गिवन है, और मास ऑफ वाटर का गिवन है 0.6369
0.69 ग्राम। और आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है इसका। अच्छा देखो, ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम बेटा डेटा, इतनी बड़ी डेटा वाला आ नहीं सकता। सिर्फ इसके अंदर करेक्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, इसके जो फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट है, फाइंड आउट मास ऑफ द एलिमेंट्स। बेटा ये फार्मूला याद होना चाहिए, फाइंड आउट मास ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट के मासेस हैं उनका फार्मूला कौन सा है? देखो, मास ऑफ कार्बन इज डिटरमाइंड फ्रॉम मास ऑफ CO2। कार्बन का मास आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा बेटा। कार्बन का जो मास है वो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। जो कार्बन का मास मिलेगा वो मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो, तो मास ऑफ कार्बन का फार्मूला याद हो आपको बस। तो मास ऑफ कार्बन का फार्मूला है 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये फार्मूला इसका, ये याद कर लो बस। इसके अंदर करेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। बेटा 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम के बराबर होता है, इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेटा में गिवन है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको डेटा के अंदर गिवन ही होगा, वो पुट कर दो 1.039 ग्राम। 1.039 ग्राम, 1.039 ग्राम बस, ठीक है। आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए और टाइम लगेगा, ठीक है। तो कम से कम करेक्ट वैल्यूज अगर पुट करनी हो, वहां पे एक करेक्ट फार्मूला दिया गया, उसके अंदर करेक्ट वैल्यूज पुट करनी होंगी आप लोग। बस ये वैल्यूज पुट करनी है, जवाब इसका निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है मास ऑफ हाइड्रोजन। is calculated from mass of H2। बेटा जो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन थी, कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन थी वो जलकर किस में तब्दील हो गई? वाटर के अंदर। जो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन थी वो वाटर में तब्दील हो गई है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर से कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का देखो फार्मूला, वो है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि वाटर में देखो हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, हाइड्रोजन एटम के 2 मोल हैं। बेटा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन एटम के 2 मोल हैं, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ वाटर जो होगा आपको गिवन होगा। अब इसके अंदर करेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर है। बेटा 2 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर होंगे। 2 मोल हाइड्रोजन के 2 ग्राम, 1 मोल वाटर का 18 ग्राम। कांस्टेंट वैल्यूज है ये, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फार्मूला यही है बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना, तो फार्मूला तो उसका यही है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो 2 ग्राम के बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर जो 18 ग्राम के बराबर है, इनटू मास ऑफ वाटर आपको गिवन है इसके अंदर देखो डेटा के अंदर 0.6369 0.6396 है शायद ग्राम। और इसका भी आंसर आपने नहीं कैलकुलेट करना है।
ये करेक्ट वैल्यूज पुट करनी है इसको, ये आपको फार्मूला याद करने हैं। इसका फार्मूला याद कर लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके वैल्यू आप निकाल सकते हो। और मास ऑफ हाइड्रोजन का कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है, कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन का मास है, तो बेटा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के एटम के 2 मोल है, डिवाइड 1 मोल ऑफ वाटर इनटू मास ऑफ वाटर। तो ये फाइंड आउट मास ऑफ द एलिमेंट्स हो गया, फाइंड आउट मास ऑफ द एलिमेंट्स। सेकंड स्टेप, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। बेटा परसेंटेज का फार्मूला इंपॉर्टेंट वाला है, ये ज्यादा अहम है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। देखो बेटा परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये परसेंटेज का फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो इससे इनिशियल प्रॉब्लम दिया गया था बेटा, ये जो प्रॉब्लम था इसके जरिए हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मास मिलेगा उसी को इस फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करें। बेटा उसी मास को आगे वाला ये जो फार्मूला है इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर, ठीक है। तो आज टाइम कंप्लीट हो गया, कल इसके जो सिर्फ फार्मूले याद करने हैं आपने बस। का प्रॉब्लम आ सकता